बंधुओं, कहते हैं गरीबी जीवन का अभिशाप है, लेकिन गरीबी में जीवन बिताने वाले ऐसे भी लोग हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में जूझते हुए भी अपने बल पौरुष से जीवन बिताते हैं। इसी विषय पर मेरे द्वारा लिखित एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बेस्वाद कॉफी की चुस्की। बेस्वाद कॉफी की चुस्की। सांझ, हाँ, सांझ ही तो थी। दोपहरिया ढलने के पश्चात थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई थी। थोड़ी क्या, उस दिन तो बहुत सर्दी थी। हाथ कांपे जा रहे थे। जी चाहता था रजाई में जा घुसूं और उसी में लिपटा रहूं। गंगा यमुना किनारे की ठंड और कोहरा जानलेवा होता है। रजाई में घुसने की इच्छा की पूर्ति करने जा ही रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। निदान ऊपर कोठे से नीचे आया। दरवाजा खोलकर देखा तो सुरेश बाबू खड़े थे। सुरेश बाबू मेरे बड़े पुराने जिगरी दोस्त हैं। मुझे देखते ही बोले, यार कांप तो यूं ऐसे रहे हो जैसे तेज आंधी में पत्ते कांपते हैं। क्या बात है? कहीं? अच्छा खैर जाने दो। हाँ, कॉफी हाउस नहीं चलोगे क्या? इलाहाबाद के सिविल लाइन में स्थित कॉफी हाउस बड़ा प्रसिद्ध है। भाई आज मुझे ज़्यादा भूख लग रहा है। आओ चाय पिए। क्या रखा है कॉफी हाउस में? मैं बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मेरी बात काटते हुए सुरेश बाबू शिकायत के स्वर में बोले, यार तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हें बताऊं, कॉफी हाउस में अगर तुम्हारे जैसे साहित्यकार न जुटेंगे तो क्या इक्के रिक्शे वाले जुटेंगे? भाई कॉफी हाउस तो साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए रिजर्व है। बस बातचीत का निष्कर्ष निकला कि मेरी एक न चली और ओवरकोट डालकर मुझे कॉफी हाउस जाना ही पड़ा। वहां दो एक मित्र मिल गए और फिर जो गप गोष्ठी बैठी तो रात के पूरे 9 ही बज गए। कॉफी हाउस में बैठकर जब तक लोग अपनी रचनाओं की तारीफ न करें या न सुने या साहित्य चर्चा न करें, तब तक उन्हें कॉफी हाउस में काफ़ी हजम ही न होगी। और मैंने तो एक निश्चित सी धारणा बना रखी कि ये साहित्यिक लोग वहाँ इसलिए जमा होते हैं कि अपने बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और दूसरे लोगों की आलोचना करें। खैर, जब हम लोग कॉफी हाउस से बाहर निकले तो बाहर आते ही मेरी दृष्टि अनायासी साइकिल रखने वाले लड़के की ओर चली गई, जो कॉफी हाउस के साइन बोर्ड पर लगी बिजली की रोशनी में कोई पुस्तक पढ़ रहा था। मैं उसे बहुत दिनों से देख रहा हूं कि उसमें अध्ययन की कितनी ललक है, पर अनुकूल परिस्थिति न मिलने के कारण उसकी प्रतिभा कुंठित होती जा रही है। एक दिन पूछने पर उसने मुझे बताया था कि वह हाई स्कूल की परीक्षा देने वाला है। मैं उसे जब जब देखता हूं तो मेरे मन में यही ख्याल आता है कि क्या सचमुच हम प्रगति कर रहे हैं। वैसे कभी कभी मैं उसके पास रुककर 2-4 बातें कर लिया करता था, पर आज ठंड इतनी थी कि रुकने को जी न चाहा और हम बाहर सड़क की तरफ बढ़ गए। वैसे जब हम कॉफी हाउस के निकलकर सिनेमा वाले चौराहे पर पहुंचते थे तो मुझे वहां एक भिखारी अवश्य खड़ी हुई नजर आती थी, और आज उसे वहां न देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उसका स्थान एक अन्य व्यक्ति ने ले लिया था, जो वहीं खड़े होकर कुछ सस्ती पुस्तकें बेच रहा था। जब मेरी और उसकी आंखें चार हुई तो फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया। डालडा के डिब्बे सी पिथड़ाई आंखें, पिच के गाल, फटा कम्बल ओढ़े वो खड़ा था। इस भयंकर जाड़े में भी मानो वो व्यक्ति अडिग होकर पुस्तकें बेच रहा था। शरीर पर जो कमीज पहना था उसकी आस्तीनें गायब थी। अपनी दोनों मुट्ठियां अपनी छाती पर कसे जाड़े में ठिठुरता हुआ मुझे विज्ञान की प्रयोगशाला में रखे मानवीय अस्थिपिंजर मात्र लग रहा था। मैंने उसे पहले कहीं देखा था, पर याद न आया कि कहाँ देखा था, और विवश होकर उत्सुकता का समाधान करने मैं उसके पास पहुंच गया।
मुझे देखते ही वो बोला, क्या चाहिए बाबूजी? ये देखिए नई पुस्तक आई है, रिमझिम बरसाते, बड़ा फड़कता हुआ उपन्यास है, पढ़ना शुरू कीजिएगा तो छोड़ने को जी न चाहेगा। उसके वाक्य पूरा करने के पूर्व ही मैं बोला, अरे भाई मुझे उपन्यास नहीं चाहिए, मैं तो तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरी बात सुनते ही जैसे उसके ऊपर तुषारपात हो गया। उसकी आंखों में वेदना की एक अजीब सी छाया उभर आई। अत्यंत हताश स्वर में वह धीरे से बोला, क्या पूछना चाहते हैं बाबूजी? कल तक यहाँ जो भिखारिन खड़ी रहती थी उसे तुम जानते हो? जी हाँ, जानता। वो मेरी पत्नी है। अच्छा, वो आज यहाँ क्यों नहीं आई? उसे तो मैं रोज देखता था। मैंने कुछ भौंकते हुए कहा, बाबूजी उसकी तबीयत कल से बहुत खराब है, उसे मलेरिया हो गया है। पर एक अजीब सी बात है, वो भीख मांगती हो, तुम पुस्तकें बेचते हो। अपनी पत्नी की तरह तुम क्यों नहीं मुफ्त की कमाई खाना चाहते? न जाने क्यों मेरे स्वर में व्यंग का पुट आ गया था, हालांकि इसे मैं चाहता नहीं था। क्षमा कीजिएगा बाबूजी, मैं जिंदगी में संघर्ष अधिक पसंद करता हूँ। मैंने भी थोड़ी बहुत शिक्षा पाई है, उसके माध्यम से मैंने इस अंधी और स्वार्थी दुनिया द्वारा दिए दुख दर्दों को साहस और आत्मविश्वास से साथ सहन करना सीखा है। संसार में रहना तो जिंदों की तरह क्यों न रहे, मुर्दों की तरह क्यों रहें। हम गरीब के दामन पर क्षुधा, तृष्णा, विवशता एवं लाचारियों का जो दाग लगा हुआ है, रोटी के दो टुकड़े की प्राप्ति के लिए हमारी आत्माओं में जो झूठ बसा हुआ है, उसी ने तो हमारे हाथ पांव काट दिए। पर अब मैं अपने चारों तरफ लगे हुए आग को पीने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी समझ में आ गया है कि जीवन सफलता का सबसे बड़ा जागता हुआ मंत्र अपना उद्योग है। इसके अतिरिक्त और सब मंत्र झूठे। आशा के विपरीत उसका यह लंबा चौड़ा वक्तव्य सुनकर मैं दंग रह गया, और इस लालसा से कि मुझे मेरी अगली कहानी का कोई प्लॉट मिल जाए, मैं इसके बारे में अधिक से अधिक जानने को उत्सुक हो गया। मैंने फिर प्रश्न किया, पर जब तुम्हारे इतने उच्च विचार है, तुम अपनी पत्नी को भीख क्यों मांगने देते हो? यही तो मेरे अंदर एक व्यवस्था है बाबूजी। जब हमारे अच्छे दिन थे तो मैंने उसे पूरी आज़ादी दे रखी थी, पर वह वैसी हो गई कि मेरी एक भी नहीं सुनती। मैं लाख कोई बात कहूँगा, मगर वह उसका उल्टा ही करेगी, और मैं भी चुप हो जाता हूँ कि मैंने उसकी इच्छा की पूर्ति कभी नहीं की। औरत के जीवन में अगर प्रेम न मिले तो उसका जीवन अधूरा ही रह जाता है, और जीवन के उसके सारे सपने धूल मिट्टी में मिल जाते हैं। उस व्यक्ति के इस उच्च कोटि के विचारों ने मुझ पर एक अच्छा खासा प्रभाव डाल दिया था। इस समय मुझे वह एक दिव्य पुरुष लग रहा था, क्योंकि जिसकी आत्मा जितनी विशाल होती है वह उतना ही महान होता है। यद्यपि मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि इसके विचार इतने सुलझे और आदर्श की ओर इतने अनुप्राणित क्यों हैं। उसकी आत्मा के संतोष के लिए मैंने उसका उपन्यास रिमझिम बरसाते खरीद लिया और उसका पता पूछकर घर लौटाया। उसके बाद यूं तो कॉफी हाउस में रोज ही जाया था, और बहुत दिनों तक मैंने तो उस व्यक्ति को वहां देख पाया और न भिखारिन को। एक दिन अवकाश के समय में उसके बताए पते पर पहुंचा। सड़क के किनारे गंदी घिनौनी नालियों के समीप एक पेड़ के नीचे उसकी झोपड़ी थी। झोपड़ी क्या थी, उसे झोपड़ी कहना भी कदाचित झोपड़ी का अपमान करना होगा। मैंने उस बस्ती में देखा कि सभी झोपड़ियां, कुछ कच्चे घर अपनी इस गौरवशाली धरती पर फोड़े की भांति विकार रूप में स्थित है। इन बस्तियों में मानव पशु बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। संसार के कर्क क्षेत्र में लड़ने वाली मुट्ठियों में वह शक्ति नहीं रह गई कि वह स्वयं अपने से युद्ध करें।
वहाँ तो भूख और प्यास से तड़पते लोगों का बस एक ही काम है, पैदा होना और फिर मर जाना। उसके दरवाजे पर खड़े होकर जो मैंने अंदर का दृश्य देखा तो सिहर उठा। एक टिमटिमाता हुआ दीपक जल रहा था, जिसका धुआं उस नन्ही सी झोपड़ी में इतना व्याप्त हो गया था कि उसकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन वह किंग कर्तव्य विमूढ़ कल्पनाओं में खोया हुआ गुमसुम जीवन को साकार रूप दे रहा था। वहां की बस्ती सिसकियों और आहों की नींव पर आधारित है। यह जानते हुए कि जीवन निस्सार नहीं है, उसे जिया जा सकता है, भोगा जा सकता है, अगर उन्हें अवसर दिया जाए। अपने से संघर्ष करने के लिए तो वे सदैव तत्पर रहेंगे, भले ही उनकी पराजय हो, पर आखिर वे कब तक पराजित होंगे? कभी तो उनके जीवन का नव प्रभात होगा, कभी तो उनकी जिंदगी में सूरज चमकेगा और उनके अंतर्मन का अंधियारा घुटने टेकेगा। मैंने उसे 10 रुपए का नोट जब दिया तो उसने कुछ आश्चर्य से आकर पूछा, यह आप क्या दे रहे हैं बाबूजी? क्या आप मुझे मेरी पत्नी की तरफ समझते हैं? मैं कायर नहीं हूं, मैं मर सकता हूं पर अपने कर्तव्यों के पीछे नहीं हट सकता। मैंने सक पकाकर कहा, अरे भाई, मुझे कुछ नए उपन्यास चाहिए, उसी के दाम के रूप में तुम्हें एडवांस दे रहा हूं। पर इस समय तो मेरे पास कोई उपन्यास नहीं है बाबूजी, मैं कुछ अस्वस्थ हूं, अतः 1 सप्ताह तक तो मैं यह काम कर भी नहीं सकता। आप स्टेशन के पास वाली दुकान से ले लीजिएगा। मेरे बहुत करने पर भी उसने रुपए नहीं लिए। हताश वहां से शांतलान जब मैं कॉफी हाउस लौटा तो मेरा मन अत्यंत विकृत हो उठा था। एक कॉफी का ऑर्डर देकर मैं कोने में बैठ गया। वेटर ने कब कॉफी टेबल पर रखा मुझे मालूम नहीं। मैं विचारों में खोया हुआ था। सोच रहा था कि उस व्यक्ति जैसा और भी व्यक्ति हो जाए तो मानवता का कलंक कभी नहीं लग सकता। उस रात में बिना कॉफी पिए ही घर लौट आया। दूसरी शाम जब मैं कॉफी हाउस की ओर जा रहा था तो एकाएक मेरा ध्यान उस ओर चला गया जहां वह व्यक्ति खड़े होकर उपन्यास बेचा करता था। आज व्यक्ति एक कोने में लेटा भी दिखाई पड़ा। वह चुपचाप मेरी तरफ आंखें किए हुए था और निश्चित भाव से मुझे देखते हुए मेरी तरफ नहीं देख रहा था। ख्यालों में ऐसा डूब गया था कि उसे दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं रह गई थी। उसे जगाकर मैंने पूछा, कहो भाई, यहाँ कैसे लेटे हो? कुछ ओढ़ क्यों नहीं लेते? देखते नहीं कितनी ठंड पड़ रही है। कहने को तो मैं ये कह गया, पर दूसरे क्षण मुझे ध्यान आया, अरे इसके पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बेचारा ओढ़ेगा क्या? क्या कहूँ बाबूजी, भूख और प्यास ने उसकी जवानी तोड़ दी और वह बेचारी चल बसी। मैं सचमुच वीरान हो गया हूँ। यह कहते हुए उसके बहुत प्रश्न करने पर भी हृदय के गुबार आंखों की परिधि का उल्लंघन कर गए। मैंने धीरज की परंपरा निभाते हुए कहा, ये दिन छोटा न करो, आना जाना तो लगा ही रहता है, साहस रखो। मैं वहां से जल्दी भागना चाहता था, इसलिए नहीं कि उसकी गरीबी से मेरा मन अशांत हो गया था, बल्कि इसलिए कि मुझे देर हो रही थी। आजकल गरीबों पर लांछन लगाना एक परंपरा सी बन गई है। लोग उन्हें ईमानदार और परिश्रमी समझते ही नहीं। वो भूल जाते हैं कि मानव योनि ईश्वर प्रदत्त है, उसी ने सबको बनाया है, उस अदृश्य शक्ति में ही मानव निहित है। इस जिंदगी को हर स्तर पर जीना होगा, उससे भागना केवल कायरता ही होगी। मैं कॉफी हाउस लौटा, कॉफी का ऑर्डर दिया, ख्यालों में इतना डूबा कि मुझे कॉफी की याद ही नहीं आई। जब कॉफी की ओर ध्यान गया, कॉफी ठंडी हो चुकी थी। अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया कि जिस कॉफी के प्याले में जिंदगी न घुली हुई हो,
वे काफ़ी के प्याले किसी काम के नहीं, या यूं कहिए कि जिस काफ़ी की चुस्की में जिंदगी न घुली हुई हो, वह काफ़ी की चुस्की बेस्वाद होती है। धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करें।